पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी बताया गया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास भी हुआ। मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत और बाज़दार क़ुव्वत को मजबूत बनाना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत भी किए गए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। ये मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत और बाज़दार क़ुव्वत को मजबूत बनाना है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये हिस्टोरिकल मोमेंट हम देख रहे हैं जहां पर ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का। ये एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, खास करके जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की? देखिए, ये एक बहुत अहम मुआहिदा है, क्योंकि यानी पाकिस्तान का इससे पहले भी जो मुआहिदा हुआ था, जिसे हम दिफाई मुआहिदा कह रहे थे, और मैं तब भी सबको ये कह रहा था कि असल में ये मुआहिदा अमन का मुआहिदा है, क्योंकि पाकिस्तान का जब अब जिक्र होता है तो कोई पाकिस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं कहता। अब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है एज नेट पीस प्रोवाइडर, और वो पीस जो पीस प्रोवाइडर वाला फ्रेमवर्क है, वो हम ताकत के नुक्ता नज़र से दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। ये जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिर मुनीर और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जो भी हमारे दुश्मनों ने एक दो मरतबा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उसके जवाब में जो उनको मुंह की खानी पड़ी, उससे बात साबित हो गई दुनिया पे कि पाकिस्तान एक बेइंतहा ताकतवर मुल्क है, जो अपने से 7 गुना या 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश दे सकता है। अब जब आपने उसके बाद अमन की बात करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि यार देखो, इस कदर ताकत के बावजूद अमन की बात करते हैं, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात भी है, और फिर इसमें एक बड़ी क्रेडिबिलिटी भी है। उस क्रेडिबिलिटी की वजह से पहले हमारा एक दिफाई मुआहिदा हुआ, अब हमारा दूसरा दिफाई मुआहिदा हुआ। अब इन तमाम दिफाई मुआहिदों की वजह से इस खित्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, इस खित्ते में अमन आएगा, और इस खित्ते के अंदर हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स पीस, टूवर्ड्स प्रोडक्शन, हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शंस हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप ये देखेंगे कि अब ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, मेरे गुमान में है ये कि अब ये बात बढ़ेगी। अब बहुत से लोग जो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, वो तमाम ममालिक जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चाहेंगे कि वो इस फ्रेमवर्क के अंदर आते चले जाएं।
یعنی ڈاکٹر صاحب پہلے پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، یاد ہوگا آپ کو، پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی جانب سے بھی اس جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر سائن کیے گئے، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اب پیچھے نہیں رہیں گے، یعنی اب ہم دیکھ سکتے ہیں ان فیوچر کے ایک نیا جوائنٹ ڈیفنس بلاک بننے جا رہا ہے اس خطے میں، اور پاکستان جس طرح سے اپنے پیس ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ بھی قابل ستائش رہے گا۔ یہ بات اصل میں ایک ہی ہے، یہ جس چیز کو آپ دفاعی معاہدہ کہہ رہے ہیں تو یہ دفاعی معاہدہ، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل میں دیز آر پیس اگریمنٹس، اور دنیا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور میں ایک موازنہ بھی، اگرچہ آپ کا یہ سوال نہیں ہے لیکن میں چلتے چلتے میں ایک اس کا موازنہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم سے پہلے کی حکومت میں کیا ہوتا تھا، ہمارے وزیر اعظم جاتے تھے، ایک ملک جاتے تھے تو دوسرے کو ناراض کراتے تھے، دوسرے میں جاتے تھے تو پہلے کو ناراض کراتے تھے، ایک کو کہتے تھے کہ او ہو میں نے آپ کے پاس آنا تھا مجھے اس نے روک دیا، دوسرے کو جا کے کہتے تھے کہ او ہو مجھے رکنا نہیں چاہیے تھا، یعنی تقریباً ہر ملک ہم سے ناراض تھا۔ دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ جہاں دہشت گردی کی بات ہوتی تھی وہاں پاکستان کا ذکر آ جاتا تھا، کبھی گرے لسٹ کا ذکر آتا تھا، کبھی دہشت گردی کا ذکر آتا تھا۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اب آپ جہاں جاتے ہیں جہاں امن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان کا ذکر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، نہ صرف جہاں پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل جاتے ہیں وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھتے ہیں، بلکہ جہاں پہ آپ کا عام شہری جاتا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہ اپنا پاسپورٹ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں او فرام پاکستان، اور آپ نے تو بڑا زبردست رول پلے کیا یار، آپ نے تو خطے میں امن آپ لے آئے ہیں۔ آپ چلے تیسرے نقطۂ نظر سے دیکھ لیں، صبح کو امریکہ کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے، شام کو اس کا حریف جس سے وہ جنگ کر رہا ہے یعنی ایران کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے، دوپہر میں شارجہ یعنی قطر کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے، تو اگلے دن سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کی آپس میں کوئی حریفانہ تعلق بھی ہو یا جنگ بھی چل رہی ہو، جب سبھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں، جب سبھی آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہوں، جب آپ کے بچوں کو روک روک کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار کیا کمال آپ لوگوں نے رول پلے کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس کو آپ دفاع کہہ رہے ہیں یہ بھی امن کا ضامن ہے۔ اور اصل میں پاکستان ایک نئی قسم کی ڈپلومیسی کر رہا ہے، ایک دفاع کے اندر بھی امن کی ڈپلومیسی ہے، مگر یہ ڈپلومیسی طاقت کے زاویے سے کر رہا ہے، کمزوری کے زاویے سے نہیں کر رہا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ امن ہے، پیس ہے، ترقی ہے، غربت کا خاتمہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے تین ممالک کے درمیان اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کرایا گیا، جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے انہیں خود اس کا یقین نہیں۔ بلاول بھٹو پھر سیاسی مخالفین پر برس پڑے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی، ان کی الٹی گنتی ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی۔ مزید کہا کہ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوانا چاہتا ہے۔ نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کرایا گیا، جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے انہیں خود اس کا یقین نہیں۔ بلاول بھٹو پھر سیاسی مخالفین پر برس پڑے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی، ان کی الٹی گنتی ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی۔ مزید کہا کہ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوانا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن چکی، حویلی کا الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے، لیگی قیادت ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ مزید کہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی مائی کا لال آپ کا حق نہیں چھین سکتا، ایل او سی کے عوام پاکستان کا فخر ہیں، ایل او سی بار والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، مقبوضہ کشمیر بھی ایک دن آزاد کشمیر کا حصہ بنے گا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔
वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी। हवेली का इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। लीगी क़यादत हमेशा कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोई माई का लाल आपका हक नहीं छीन सकता। LOC के अवाम पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। LOC पार वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। भारत को मालूम हो चुका है कि अब वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर चुकी है। जहाँ हुकूमत नून लीग की कायम होगी, कश्मीरी भाइयों से किए वादे पूरे करने का वक्त आ गया। वफाक में नून लीग की हुकूमत से आज़ाद कश्मीर की तरक्की मज़ीद तेज़ होगी। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। और हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। भारत को मालूम हो चुका है कि अब वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर चुकी है। जहाँ हुकूमत नून लीग की कायम होगी, कश्मीरी भाइयों से किए वादे पूरे करने का वक्त आ गया। वफाक में नून लीग की हुकूमत से आज़ाद कश्मीर की तरक्की मज़ीद तेज़ होगी। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। फेस्को की निजकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी। निजकारी कमीशन ने एलामिया भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक फेस्को के 51 से 100% हिस्से खरीदने में सरमायाकारों की दिलचस्पी है, जबकि फेस्को निजकारी के लिए तुर्की के 3, चीन के 1 सरमायाकार ने दिलचस्पी जाहिर की है। फेस्को निजकारी के लिए 8 पाकिस्तानी कारोबारी ग्रुप्स ने इजहार दिलचस्पी जमा करवाई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि फेस्को निजकारी में सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी अहम संग मील है। प्री क्वालिफिकेशन के तहत इज़हार दिलचस्पी और स्टेटमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन का जायज़ा लिया जाएगा। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, आपके पास क्या खबर है और इस एलामिया में क्या कहा गया है मज़ीद? देखें, जो निजकारी कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि फेस्को की निजकारी के लिए मजमूई तौर पर 12 इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं और फेस्को के 51% से 100% तक के जो शेयर्स हैं उनको खरीदने के लिए सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है, जिसमें तुर्की के 3, चीन के 1 सरमायाकार ने भी दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा फेस्को की निजकारी के लिए 8 पाकिस्तानी कारोबारी ग्रुप्स हैं जिन्होंने इजहार दिलचस्पी के लिए अपनी दरखास्तें जमा करवाई हैं। जो निजकारी कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि फेस्को की निजकारी में मुमताज मुल्की व बैनुल अक़वामी कारोबारी ग्रुप्स शामिल हैं। और ठीक है, यानी बेशतर कारोबारी ग्रुप्स भी शामिल हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। फारूक ऐशनाई की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमेटी इजलास में नैब हुकाम की ब्रीफिंग। कहा कि नैब ने 1991 से लेकर जून 2026 तक 16,093 अरब रुपए की रिकवरियाँ की हैं। करप्शन केसेस में सियासतदानों की शरह 6% और गवर्नमेंट ऑफिशल्स 11% है। IPPs और शुगर सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही हैं। गुज़श्ता 36 बरसों के दौरान 5,05,799 शिकायत को नैब ने देखा है और 1991 से लेकर अब तक नैब ने 7,339 इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल भी की जा चुकी हैं। नैब ने 1,21,147 इंक्वायरीज़ की हैं और 4,105 रेफरेंसेस दायर किए हैं। फारूक ऐशनाई की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमेटी इजलास में नैब हुकाम की ब्रीफिंग। कहा कि नैब ने 1991 से लेकर जून 2026 तक 16,093 अरब रुपए की रिकवरियाँ की हैं। करप्शन केसेस में सियासतदानों की शरह 6% और गवर्नमेंट ऑफिशल्स 11% है। IPPs और शुगर सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही हैं। गुज़श्ता 36 बरसों के दौरान 5,05,799 शिकायत को नैब ने देखा है और 1991 से लेकर अब तक नैब ने 7,339 इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल भी की जा चुकी हैं। नैब ने 1,21,147 इंक्वायरीज़ की हैं और 4,105 रेफरेंसेस दायर किए हैं।
और सेनेटर दिलावर खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुसूबाई राब्ता का इजलास हुआ। मुल्क में ख़राब मोबाइल सिग्नल्स की वजह भी लोड शेडिंग को करार दे दिया गया। पीटीए हुकाम ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लोड शेडिंग की वजह से टेलीकॉम टावर्स बंद हो जाते हैं, फिर सर्विस नहीं रहती। हमने पावर डिवीजन और आइस्को को खतूत भी लिखे हैं। आप कमेटी में पावर डिवीजन को बुला लें, हमारे मसाइल हल हों। मामले पर एक कमेटी भी बनाई गई है। कायमा कमेटी ने पावर डिवीजन हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। और सेनेटर दिलावर खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुसूबाई राब्ता का इजलास हुआ। मुल्क में ख़राब मोबाइल सिग्नल्स की वजह भी लोड शेडिंग को करार दे दिया गया। पीटीए हुकाम ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लोड शेडिंग की वजह से टेलीकॉम टावर्स बंद हो जाते हैं, फिर सर्विस नहीं रहती। हमने पावर डिवीजन और आइस्को को खतूत भी लिखे हैं। आप कमेटी में पावर डिवीजन को बुला लें, हमारे मसाइल हल हों। मामले पर एक कमेटी भी बनाई गई है। कायमा कमेटी ने पावर डिवीजन हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया।